नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अस्मिता परियोजना शुरू की गई है। अस्मिता परियोजना शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा अस्मिता का, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस। तो इसको याद रखिएगा, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस अस्मिता का फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि छात्रों को उनकी मूल भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को उन्हीं की भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और दूसरा, इसी उद्देश्य के तहत अगले 5 वर्षों में जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में 22,000 किताबों का प्रकाशन कराना है। 22,000 किताबों का प्रकाशन कराना है, इसका उद्देश्य है। अब जो अस्मिता परियोजना है, इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? तो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी 2 हैं, एक यूजीसी और एक बीबीएस है। तो यूजीसी और बीबीएस के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसको। इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। जो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के द्वारा 28 दिसंबर 1953 को इसकी नींव रखी गई थी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है इसका, नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। जो बीबीएस है, बीबीएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय भाषा समिति। बी से भारतीय, बी से भाषा और एस से समिति, भारतीय भाषा समिति है। तो इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसकी स्थापना हुई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको याद रखिएगा, 2021 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 की, उसमें शामिल भाषाओं के समग्र विकास में योगदान करना बीबीएस का उद्देश्य है। तो अस्मिता परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? एक यूजीसी है और एक बीबीएस है। यह किस मंत्रालय के तहत है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत ये परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को लेंट ब्लाइट रोग के उच्च जोखिम की चेतावनी दी है। यह रोग किस फसल को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है, यह रोग जो लेट ब्लाइट है, आलू को प्रभावित करता है। ये आलू के साथ साथ टमाटर को भी प्रभावित करने वाला रोग है। टमाटर को भी प्रभावित करता है। कौन सा रोग है? लेंट ब्लाइट रोग है। तो आलू और टमाटर को प्रभावित करने वाला रोग है। इससे संक्रमित हो जाते हैं आलू और टमाटर। ठीक है, जो यह रोग है, यह एक फंगल रोग है, इसे याद रखिएगा, फंगल रोग है। और अभी जो हाल ही में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय
आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा, आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई थी। तो केंद्रीय आलू जो अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, शिमला में स्थित है, और शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला, हिमाचल में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय था उस समय पटना था, लेकिन 1956 में इसको चेंज कर दिया गया। 1956 में चेंज करके इसको शिमला लाया गया, और हाल वर्तमान में इसका जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है अब वर्तमान में कहाँ पे है? शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो गेहूं है, गेहूं में कौन सा रोग लगता है इसको भी याद रखिए, सूटी मोल्ड रोग लगता है, सूटी मोल्ड रोग लगता है गेहूं में। और चना में कौन सा रोग लगता है? तो चना में लगता है कॉलर रॉट। चना का एक रोग है, कॉलर रॉट होता है, चना का रोग होता है। और सरसों का जो रोग होता है उसको वाइट रस्ट बोलते हैं। वाइट रस्ट जो होता है वो चना का रोग है। तीजू जुंगकी जलमार्ग NW101 किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। नागालैंड में तीजू जुंगकी जलमार्ग प्रस्तावित है। जो नागालैंड में 4 नदियां हैं। 4 नदियां कौन कौन सी है? जो प्रमुख नदी हैं, दोयांग है, एक धनसिरी है, दोयांग, धनसिरी, एक ढीकू है, ढीकू, और एक तीजू है, तीजू नदी है। ठीक है, तो ये 3 ऊपरी जो पहली जो 3 नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और ब्रह्मपुत्र में आगे जाके ये मिल जाती हैं। जो तीजू नदी है, तीजू नदी म्यांमार तक जाती है। म्यांमार में एक नदी है चिंडविन नदी है एक, जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी इरावदी नदी है। इरावदी नदी की सहायक नदी है चिंडविन नदी। तो तीजू नदी जो है चिंडविन नदी से जाके मिलती है, चिंडविन की एक सहायक नदी है। और जो तीजू नदी है, तीजू की एक सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी जो सहायक नदी है जुंगकी है, जुंगकी नदी है। तीजू की जो सहायक नदी है जुंगकी नदी है। तो ये जो तीजू जुंगकी जलमार्ग बनाया जा रहा है, यहीं से बनाया जा रहा है तीजू जुंगकी जलमार्ग। तीजू जो नदी है और जुंगकी उसकी सहायक नदी है। तो ये जलमार्ग कहाँ तक होगा? तो तीजू से लेकर चिंडविन नदी तक होगा। चिंडविन कहाँ किस देश में है? तो ये म्यांमार में बहती है, इरावदी की एक सहायक नदी है, वहाँ तक इसको बनाया जाएगा। और यह जो जलमार्ग होगा म्यांमार के तमंथी बंदरगाह तक, तमंथी बंदरगाह तक जाएगा, तमंथी बंदरगाह को जोड़ेगा। यानी तीजू जुंगकी जलमार्ग नागालैंड को और म्यांमार को जोड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो तीजू नदी है किसकी सहायक नदी है? तो चिंडविन की सहायक नदी है, या इरावदी हम कह सकते हैं, इरावदी की सहायक नदी है। और जुंगकी जो है तीजू की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में यह उद्घाटन इसका किया गया है। तो जो ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा केंद्र है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। यह जो सुविधा केंद्र है यह शेपी के तहत इसको बनाया गया है। शेपी को याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म है
कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसी के तहत यानी शेपी के तहत प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, फरीदाबाद में किया गया है। फरीदाबाद किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है, इसको भी याद रखिएगा। फरीदाबाद किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। जो सेपी है, सेपी की स्थापना जो हुई थी 2017 में की गई थी। सेपी की स्थापना 17 में की गई थी और इसमें कुछ देश और कुछ संस्थाओं ने मिलकर इसको सेपी का निर्माण किया था, जिसमें भारत था, नॉर्वे था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था और इसके अलावा जो बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हैं उस फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। तो इसके अलावा कौन कौन से थे? बिल गेट्स तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, फाउंडेशन के द्वारा इसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना में कौन कौन शामिल थे? 2017 में सेपी की स्थापना की गई थी, जिसमें भारत, नॉर्वे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यानी कि विश्व आर्थिक मंच और बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो सेपी है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका ओस्लो है और ओस्लो कहाँ पे स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। तो ओस्लो इसका हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य क्या है सेपी का? तो सेपी का उद्देश्य है नई जो संक्रामक बीमारियों के खिलाफ टीकों का विकास करना, इसका उद्देश्य है। तो एक बार और देखिए कि जो प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है और किसके तहत किया गया है? तो सेपी के तहत किया गया है। सेपी का फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन है और सेपी की स्थापना 2017 में की गई थी। भारत, नॉर्वे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। जो सेपी है इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओस्लो, नॉर्वे में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य क्या है? तो नई संक्रामक बीमारियों के खिलाफ टीकों का विकास करना इसका उद्देश्य है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्सियम लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो है 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो मलेरिया की जो दूसरी दवा है R21 लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जो आइवरी कोस्ट है यह अफ्रीका का एक देश है, या हम कह सकते हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश है यह आइवरी कोस्ट। इसकी राजधानी जो है, इसको भी याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसकी आबिदजान है, जो आर्थिक राजधानी है। तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक आबिदजान है जो आर्थिक राजधानी है और जो इसकी आधिकारिक राजनीतिक जो राजधानी है वो है यामोसुक्रो यहाँ की राजनीतिक राजधानी है। तो जो आइवरी कोस्ट है इसकी जो आर्थिक राजधानी है आबिदजान, जबकि राजनीतिक जो राजधानी है यामोसुक्रो है, ठीक है। जो R21 है मलेरिया की वैक्सीन, R21 जो है ये WHO द्वारा प्रमाणित, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है, 2023 में प्रमाणित किया गया था और ये मलेरिया की दूसरी दवा है, मलेरिया की दूसरी दवा है जिसको WHO के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो पहली जो दवा WHO के द्वारा प्रमाणित की गई थी उसका नाम भी याद रखिएगा, RTS है। इसी को AS01 भी नाम दिया जाता है। तो ये मलेरिया की पहली दवा है जो WHO के द्वारा प्रमाणित की गई थी। तो जो दूसरी दवा है उसका नाम है R21, इसको भी याद रखिएगा। ये जो दूसरी दवा है R21 या मैट्रिक्स M जो है, इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो नोवावैक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नोवावैक्स के द्वारा R21 को विकसित किया गया है, जबकि जो भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडिया जो है, भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, यह इसका निर्माण कर रहा है। तो याद रखिएगा, नोवावैक्स के द्वारा, ऑक्सफोर्ड की एक एजेंसी नोवावैक्स है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट संसद में कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करवाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। धन विधेयक संविधान की किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक शामिल है। जो 110 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा, उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कोई नया कर हो, पुराने कर को समाप्त करना, कर में छूट देना, कर में परिवर्तन, ये सब धन विधेयक के तहत आते हैं। और इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है? तो ये स्पीकर का अंतिम निर्णय होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है धन विधेयक के लिए, वही उसी का अंतिम निर्णय, यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये 109 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 108 में कहा गया है किसी भी विधेयक पर अगर असहमति हो जाती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक किसमें है? तो अनुच्छेद 108 में है। जबकि 112 में क्या है? इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, बजट की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने चागोस द्वीप समूह विवाद में मॉरिशस को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। यह विवाद मॉरिशस और किस देश के बीच है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो जो चागोस द्वीप समूह है ना, इसका नियंत्रण अभी वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के पास है और यह कुल छोटे छोटे द्वीपों को मिला के 58 द्वीप समूह का एक समूह है जो चागोस द्वीप है। इसमें कितने द्वीप शामिल हैं? 58 द्वीप शामिल हैं और ये किसके नियंत्रण में है? यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में है। जो चागोस द्वीप है यह किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और जो चागोस द्वीप के जो प्रमुख द्वीप आते हैं, यानी हिंद महासागर जो प्रमुख द्वीपों में देखा जाएगा तो उसमें कौन कौन शामिल है? जैसे सोलोमन द्वीप है, डिएगो गार्सिया है। तो ये सब प्रमुख द्वीप हैं किसके? तो चागोस द्वीप समूह के। जो डिएगो गार्सिया है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे अमेरिकी नौसेना का एक अड्डा है। अमेरिकी नौसेना का यहाँ पे एक नौसैनिक अड्डा है, इसको याद रखिएगा। डिएगो गार्सिया कई बार पूछा गया है, तो ये अमेरिका के नियंत्रण में है। जबकि चागोस द्वीप किसके नियंत्रण में है? तो यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में है। यह मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में विवाद है। 2019 में आईसीजे का एक निर्णय आया था, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का निर्णय आया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्णय आया, जिसमें बिना शर्त के यूनाइटेड किंगडम को चागोस द्वीप से हटने के लिए कहा गया था। लेकिन यह एक सलाहकारी राय थी, उनको बाध्य नहीं किया गया। लेकिन अभी तक यूनाइटेड किंगडम यहाँ से हटा नहीं है। जो आईसीजे है इसको भी याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है पीस पैलेस हेग में स्थित है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में की गई थी। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है, 2 भाषाएं हैं इसमें, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। इसमें 15 जज बैठते हैं, आईसीजे में 15 जज बैठते हैं और उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है।
अभी तक भारत के जो ICJ में मुख्य जज जो रहे हैं, उनका नाम है नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह रहे हैं। और जो वर्तमान में अभी जो जज हैं भारत के, इसमें दलवीर भंडारी उनका नाम है, दलवीर भंडारी भारत के अभी वर्तमान में इसमें जज हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अनुसूचित जाति सूची का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 341 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 341 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 341 में क्या क्या चीज़ें कहा गया है, एक बार उसको भी देखिए। कि इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं आधिकारिक तौर पे कुछ समूहों को राज्य विशेष या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जाति में नामित कर सकते हैं। यानी कौन इसमें नामित करेगा? किसी भी समूह को राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति किसी समूह को किसी राज्य विशेष से या केंद्र शासित प्रदेश से अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं। अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं, पहली बात कही गई है। दूसरी, अगर राज्यों के मामले में ये बात जब आती है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे? राज्यपाल से सलाह लेंगे, राज्यपाल से सलाह लेंगे। और तीसरी बात कही गई है कि संसद कभी भी क्या करेगी? कानून बनाकर किसी भी समूह को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकती है या किसी भी समूह को अनुसूचित जाति से हटा भी सकती है। तो तीन बातें इसमें कही गई है। पहली बात है कि राष्ट्रपति किसी भी समूह को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं। राज्य की जब बात आएगी तो राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेंगे। और तीसरी बात, संसद कानून बनाकर अनुसूचित जाति की सूची में नए समूह को शामिल कर सकती है या किसी समूह को अनुसूचित जाति समूह से हटा भी सकती है। ठीक है, अनुच्छेद जो 330 है उसमें लोकसभा में SC/ST के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात की गई है, लोकसभा में बात की गई है 330 में कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग की बात की गई है, अनुच्छेद 338 में। तो इसको याद रखिएगा। 341 किसी भी समूह या किसी भी वर्ग को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति सूची में शामिल कर सकते हैं और या संसद नियम बनाकर किसी भी समूह को अनुसूचित जाति सूची में शामिल कर सकती है या किसी भी समूह को अनुसूचित जाति वर्ग से निकाल सकती है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जबकि अनुच्छेद जो 338 है इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आयोग की बात की गई है, तो इसे याद रखिएगा। यूरोपीय संसद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनको यूरोपीय संसद का दूसरे कार्यकाल के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये माल्टा की रहने वाली हैं, माल्टा की रहने वाली हैं, माल्टा की रहने वाली हैं। जो मार्क रूटे हैं ये नाटो के अध्यक्ष हैं, नाटो के अध्यक्ष हैं, जबकि एलिसा डी माद्राजो जो हैं FATF की अध्यक्ष हैं और रेचल रेप्स जो हैं यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त महिला मंत्री हैं, पहली महिला वित्त मंत्री हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा, वित्त मंत्री हैं। माल्टा जो है, माल्टा को याद रखिएगा, यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी जो है वैलेटा है, माल्टा की राजधानी वैलेटा है
और यहाँ की जो मुद्रा है वो लीरा है, इसको भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। जबकि 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। जबकि 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एशियन विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7% निर्धारित किया गया है एडीबी के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा। जो एशियन विकास बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको भी देख लीजिए। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में किया गया था और इसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 1967 से इन्हें काम करना शुरू कर दिया। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और काम करना कब शुरू किया? 1 जनवरी 1967 से काम करना शुरू कर दिया। इसका जो हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है इसका मनीला में है। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। तो मनीला में है, फिलीपींस में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी याद रखिएगा, जापान के हैं ये, मतात्सुगु मासात्सुगु आसाकावा, ये हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं, जापान के हैं। और जो एशिया विकास बैंक है इसमें कुल सदस्य देश 68 इसके सदस्य देश हैं और इसके 37 देशों में कार्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने भारत की जो विकास दर है 2025 में कितनी रहेगी? 6.7 निर्धारित किया है। वर्ल्ड बैंक ने कितना निर्धारित किया है? 6.7 निर्धारित किया है। जबकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना निर्धारित किया है? तो 7.2% निर्धारित किया है। और एडीबी ने कितना निर्धारित किया है? तो 7% निर्धारित किया है 2025 के लिए। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी थॉमस मूलर ने संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित हैं। और ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, अभी फुटबॉल से संबंधित 2 कप हुए हैं। एक यूरो कप, याद रखिएगा, एक यूरो कप हुआ है और एक हुआ है कोपा अमेरिका। इन दोनों को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो यूरो कप हुआ है ये 17वां यूरो कप हुआ है और इसको किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हरा के, और स्पेन ने ये चौथी बार जीता है, चौथी बार जीता है। जो कोपा अमेरिका है 48वां था ये, और इसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था। और ये 16वीं बार अर्जेंटीना ने जीता था, इसको कोपा अमेरिका को जीता था। तो ये 2 कप जो हैं, यूरो कप और कोपा अमेरिका, दोनों फुटबॉल से संबंधित हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।